प्राइमल लीडरशिप डैनियल गोलमैन की लिखी हुई एक बेहतरीन किताब है जो हमें लीडरशिप के असली मायने समझाती है। अक्सर हम लीडरशिप को सिर्फ पद, ताकत या आदेश देने से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस किताब में गोलमैन बताते हैं कि असली लीडरशिप इंसानों के दिल और दिमाग को छूने से बनती है। इसमें सबसे अहम रोल निभाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना, संभालना और सही दिशा में ले जाना। इस किताब में 12 चैप्टर हैं जिनमें समझाया गया है कि एक लीडर कैसे अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक बना सकता है, कैसे टीम को सिर्फ काम से नहीं बल्कि इमोशन से जोड़ सकता है, और कैसे बड़े से बड़ा चैलेंज भी सही माइंडसेट और जुड़ाव से आसान हो सकता है। शहर हो या गांव, फैक्ट्री हो या खेत, ऑफिस हो या स्कूल, जहां भी लोग मिलकर काम करते हैं वहां लीडरशिप की जरूरत होती है। और असली लीडर वही होता है जो लोगों को सिर्फ आदेश नहीं देता बल्कि उनके अंदर उम्मीद, भरोसा और ऊर्जा जगाता है। यही इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इंट्रो, हिंदी ऑडियो बुक चैनल का अपनापन भरा और शहर व गांव से जुड़ाव वाला परिचय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल हिंदी ऑडियो बुक में। यह चैनल सिर्फ एक किताब की आवाज नहीं बल्कि हमारे गांव और शहर दोनों की धड़कनों से जुड़ा हुआ एक पुल है। यहां आप किताबों को ऐसे सुनेंगे जैसे कोई अपना ही आपको कहानी सुना रहा हो। शहर की तेज रफ्तार जिंदगी में जहां वक्त की कमी रहती है, वहीं गांव की मिट्टी की महक, रिश्तों की गहराई और सादगी हमें सिखाती है कि सीखना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि हर पल, हर अनुभव से होता है। हमारा मकसद यही है कि चाहे आप ऑफिस जाते हों, मेट्रो में सफर कर रहे हों या फिर गांव के खेतों में काम कर रहे हों, पशुओं को चारा डाल रहे हों या शाम को चौपाल पर बैठे हों, आपको किताबों का ज्ञान, कहानियों की मिठास और जीवन की गहराई सुनने को मिले। यहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं प्राइमल लीडरशिप से, एक ऐसी किताब जो बताएगी कि लीडरशिप केवल आदेश देने का नाम नहीं बल्कि भावनाओं को समझने और इंसानों के दिल जीतने का हुनर है। यह किताब हमें सिखाएगी कि चाहे शहर की कॉरपोरेट दुनिया हो या गांव की सामूहिकता, असली लीडरशिप वही है जहां लोग आपके साथ दिल से जुड़ते हैं। चैप्टर 1, द पावर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि लीडरशिप की बुनियाद केवल तकनीकी ज्ञान, रणनीतिक सोच या बौद्धिक क्षमता पर निर्भर नहीं करती बल्कि इसकी असली जड़ इमोशनल इंटेलिजेंस में छिपी होती है। हर लीडर, चाहे वह किसी छोटे समूह का हो या बड़े संगठन का, अपने आसपास एक खास तरह का भावनात्मक माहौल बनाता है। यह माहौल उसकी अपनी भावनाओं और उनके व्यक्त करने के तरीके से उत्पन्न होता है। जब लीडर उत्साह, आशावाद और आत्मविश्वास से भरा होता है तो वह पूरी टीम में वही ऊर्जा और जोश भर देता है। इसके परिणाम स्वरूप टीम के सदस्य अधिक प्रेरित, केंद्रित और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। इसके विपरीत, यदि लीडर हमेशा तनाव में, चिड़चिड़ा, गुस्सैल या निराशावादी रहता है तो पूरी टीम पर इसका नकारात्मक असर पड़ता है। धीरे धीरे यह माहौल टीम की कार्यक्षमता को कम कर देता है और परिणाम कमजोर पड़ने लगते हैं। लेखक इसे प्राइमल लीडरशिप कहते हैं, जिसका अर्थ है कि लीडर का सबसे पहला और बुनियादी कार्य अपनी और दूसरों की भावनाओं को सही दिशा देना। इस चैप्टर में इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य आयामों पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी स्वयं की भावनाओं को पहचानने और समझने की क्षमता। जब लीडर खुद की भावनाओं को समझता है तो वह यह भी समझ पाता है कि ये भावनाएं उसके व्यवहार और निर्णयों को कैसे प्रभावित करती हैं। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट, यानी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना और उन्हें सही दिशा में प्रयोग करना। यह लीडर को कठिन परिस्थितियों में भी धैर्यवान और स्थिर बनाए रखता है। तीसरा है सोशल अवेयरनेस, यानी दूसरों की भावनाओं को पहचानना और उनके प्रति संवेदनशील होना। इससे लीडर को यह समझने में मदद मिलती है कि उसकी टीम क्या महसूस कर रही है और उन्हें किस तरह का सहयोग चाहिए। चौथा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी रिश्तों को सही तरीके से संभालना और सकारात्मक माहौल बनाना। यह लीडर को अपनी टीम के साथ मजबूत संबंध बनाने और उन्हें लंबे समय तक प्रेरित रखने में मदद करता है। लेखक ये भी बताते हैं
कि इमोशनल इंटेलिजेंस का असर केवल व्यक्तिगत रिश्तों पर ही नहीं बल्कि पूरे संगठन की संस्कृति और उसकी परफॉर्मेंस पर पड़ता है। जब लीडर अपनी भावनाओं को अच्छी तरह समझता और नियंत्रित करता है तो वह अपनी टीम के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जिसमें लोग सुरक्षित, प्रेरित और क्रिएटिव महसूस करते हैं। यह वातावरण संगठन को प्रतिस्पर्धा में आगे ले जाने का सबसे बड़ा हथियार बनता है। चैप्टर 2 रेजोनेंट लीडरशिप। इस चैप्टर में लेखक रेजोनेंस की शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। रेजोनेंस का अर्थ है लोगों के साथ भावनात्मक स्तर पर इस तरह जुड़ना कि उनकी भावनाएं और ऊर्जा लीडर के साथ तालमेल में आ जाएं। जब लीडर अपनी टीम के साथ इस भावनात्मक तालमेल को स्थापित कर लेता है तो पूरी टीम एकजुट होकर काम करती है और परिणाम असाधारण होते हैं। रेजोनेंट लीडर वह होता है जो केवल आदेश देने वाला नहीं बल्कि टीम की भावनाओं को समझने और उनसे जुड़ने वाला होता है। जब लीडर अपने शब्दों और कार्यों से टीम को यह महसूस कराता है कि वह उनकी भावनाओं को समझता है और उनकी परवाह करता है तो इससे टीम में विश्वास और निष्ठा बढ़ती है। टीम के सदस्य अधिक खुलेपन के साथ अपने विचार साझा करते हैं, जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं और संगठन के विजन को अपना मानकर काम करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप टीम की परफॉर्मेंस और संगठन की सफलता दोनों बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जब लीडर अपनी टीम से भावनात्मक रूप से जुड़ने में असफल रहता है तो एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे लेखक डिसोनेंस कहते हैं। डिसोनेंस का मतलब है भावनात्मक असामंजस्य। जब लीडर केवल नियमों, आदेशों और नियंत्रण पर ध्यान देता है और टीम की भावनाओं को नजरअंदाज करता है तो इससे टीम के सदस्य खुद को उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। धीरे धीरे यह दूरी बढ़ती है, टीम का उत्साह और भरोसा खत्म होने लगता है और परिणाम कमजोर पड़ जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक यह भी बताते हैं कि रेजोनेंट लीडर बनने के लिए लीडर को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके साथ जुड़ाव महसूस कराना जरूरी है। यह केवल शब्दों से नहीं बल्कि लीडर की बॉडी लैंग्वेज, आवाज के टोन और व्यवहार से भी झलकता है। जब लीडर सच्ची संवेदनशीलता और ईमानदारी से टीम के साथ जुड़ता है तो टीम में एक तरह का सामंजस्य पैदा होता है। यही सामंजस्य उन्हें चुनौतियों का सामना करने और बेहतर परिणाम लाने की शक्ति देता है। लेखक का मानना है कि रेजोनेंट लीडरशिप ही वह कुंजी है जो टीम को टूटने से बचाती है और संगठन को आगे बढ़ाती है। चैप्टर 3 द न्यूरल पावर ऑफ लीडरशिप। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लीडरशिप केवल शब्दों या आदेशों से नहीं चलती बल्कि यह हमारे मस्तिष्क और भावनाओं की गहराई से जुड़ी होती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के रिसर्च यह साबित करते हैं कि इंसान का दिमाग दूसरों की भावनाओं को पकड़ने और उनसे प्रभावित होने की प्राकृतिक क्षमता रखता है। इसी को मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति सामने वाले को हंसते हुए देखता है तो वह भी सहज रूप से मुस्कुराने लगता है, या जब कोई तनाव में होता है तो उसका असर आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। यही प्रक्रिया लीडरशिप के संदर्भ में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लीडर की भावनाएं पूरी टीम पर गहरा असर डालती हैं। लेखक समझाते हैं कि लीडर का दिमाग और उसकी भावनात्मक स्थिति टीम के हर सदस्य के दिमाग तक तरंगों की तरह पहुंचती है। अगर लीडर आशावादी है तो टीम का दिमाग भी उसी दिशा में प्रोग्राम होने लगता है। यदि लीडर लगातार गुस्से या डर में जीता है तो टीम में भी वही भावनाएं फैल जाती हैं। इसीलिए लेखक इसे न्यूरल पावर ऑफ लीडरशिप कहते हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु इस चैप्टर में यह है कि लीडरशिप और इमोशंस के बीच यह रिश्ता केवल व्यवहारिक नहीं बल्कि जैविक, बायोलॉजिकल भी है। जब लीडर सकारात्मक भावनाएं व्यक्त करता है तो टीम के लोगों के शरीर में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे रसायन सक्रिय हो जाते हैं, जिससे उनमें भरोसा, खुशी और क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसके उलट जब लीडर नकारात्मक भावनाएं फैलाता है तो शरीर में कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो तनाव और थकान लाता है। इस चैप्टर में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महान लीडर वही है जो अपने दिमाग और भावनाओं की इस शक्ति को समझकर उसका सही उपयोग करे। उसे पता होना चाहिए कि उसकी हर छोटी बड़ी प्रतिक्रिया, हर शब्द और हर इशारा टीम के मस्तिष्क में गहरे असर छोड़ सकता है। एक लीडर की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने न्यूरल पावर का उपयोग करके
टीम के अंदर सकारात्मक माहौल बनाए और उन्हें ऊंचाई तक ले जाए। चैप्टर 4 द लीडरशिप रेपर्टवार। इस चैप्टर में लेखक यह बताते हैं कि लीडरशिप का कोई एक ही तरीका हर परिस्थिति में काम नहीं करता। एक सच्चा लीडर वह होता है जिसके पास अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स का रेपर्टवायर यानी संग्रह होता है और वह स्थिति के अनुसार सही शैली का चुनाव करता है। लेखक ने 6 प्रमुख लीडरशिप स्टाइल्स की चर्चा की है और बताया है कि कौन सा स्टाइल कब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। पहला है विजनरी स्टाइल। इसमें लीडर भविष्य की एक स्पष्ट तस्वीर बनाता है और टीम को यह दिखाता है कि वे कहां जा रहे हैं और क्यों। यह स्टाइल तब सबसे कारगर होता है जब टीम को नई दिशा या बड़े परिवर्तन की जरूरत होती है। दूसरा है कोचिंग स्टाइल। इसमें लीडर टीम के हर सदस्य की व्यक्तिगत ताकत और कमजोरी को समझकर उन्हें विकसित करता है। यह स्टाइल खासकर तब उपयोगी है जब संगठन अपने लोगों को लंबी अवधि में ग्रोथ देना चाहता है। तीसरा है एफिलिएटिव स्टाइल। इसमें लीडर रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव पर ध्यान देता है। यह स्टाइल उस समय मददगार होता है जब टीम में तनाव हो, रिश्ते कमजोर पड़ रहे हों या भरोसा टूट गया हो। चौथा है डेमोक्रेटिक स्टाइल। इसमें लीडर निर्णय लेने में टीम की राय और भागीदारी शामिल करता है। यह स्टाइल तब सबसे अच्छा होता है जब लीडर टीम को जिम्मेदारी और स्वामित्व का एहसास कराना चाहता है। पांचवां है पेस सेटिंग स्टाइल। इसमें लीडर खुद उच्च मानक स्थापित करता है और उम्मीद करता है कि टीम भी उसी गति और गुणवत्ता से काम करे। यह स्टाइल तब उपयोगी होता है जब टीम बहुत सक्षम हो और तेजी से काम करने की क्षमता रखती हो, लेकिन अगर इसका अधिक प्रयोग हो तो यह दबाव और थकान भी ला सकता है। छठा है कमांडिंग स्टाइल। इसमें लीडर सीधे आदेश देता है और नियंत्रण रखता है। यह स्टाइल सामान्य परिस्थितियों में नकारात्मक असर डाल सकता है, लेकिन संकट के समय जैसे आपातकाल या बड़े खतरे में यह बेहद प्रभावी साबित होता है। इस चैप्टर का मूल संदेश यह है कि लीडर को किसी एक स्टाइल में बंधना नहीं चाहिए। जैसे एक संगीतकार अलग अलग सुरों का इस्तेमाल करके सुंदर धुन बनाता है, वैसे ही एक लीडर को भी अपनी टीम और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग स्टाइल्स का संयोजन करना आना चाहिए। महान लीडर वह है जो इन 6 शैलियों को समझदारी से अपनाकर संगठन और टीम दोनों के लिए सामंजस्य और सफलता पैदा कर सके। चैप्टर 5 द डिसोनेंट स्टाइल्स। इस चैप्टर में लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि जैसे कुछ लीडरशिप स्टाइल्स संगठन और टीम के लिए सकारात्मक माहौल बनाते हैं, वैसे ही कुछ स्टाइल्स ऐसे भी होते हैं जो डिसोनेंस पैदा करते हैं, यानी भावनात्मक असामंजस्य और नकारात्मकता को जन्म देते हैं। जब लीडर की शैली लोगों की भावनाओं से तालमेल नहीं बैठा पाती, तब यह शैली संगठन के भीतर तनाव, असंतोष और दूरी बढ़ा देती है। लेखक ने खासकर 2 प्रमुख डिसोनेंट स्टाइल्स पर विस्तार से चर्चा की है। पहला है पेस सेटिंग स्टाइल का गलत इस्तेमाल। जब कोई लीडर खुद बहुत उच्च मानक स्थापित करता है और टीम से भी उसी स्तर की अपेक्षा करता है, तो शुरुआत में यह टीम को प्रोत्साहित कर सकता है। लेकिन यदि यह स्टाइल लगातार और अत्यधिक दबाव के साथ अपनाया जाए, तो टीम के सदस्य थकने लगते हैं, तनाव महसूस करने लगते हैं और धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास टूटने लगता है। उन्हें यह लगने लगता है कि चाहे वे कितनी भी मेहनत कर लें, वे कभी लीडर की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सकते। नतीजतन टीम में प्रेरणा खत्म हो जाती है और परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है। दूसरा है कमांडिंग स्टाइल का दुरुपयोग। यह शैली संकट की स्थिति में, जहां तेज और स्पष्ट निर्णयों की आवश्यकता होती है, बहुत प्रभावी साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसे रोजमर्रा के कामकाज में अपनाया जाए, तो यह टीम के सदस्यों में भय और असुरक्षा पैदा करती है। जब लीडर हर समय आदेश देने के अंदाज में होता है और लोगों को केवल अनुशासन में रखने की कोशिश करता है, तो लोग अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेशन को दबा देते हैं। वे केवल आदेश मानने तक सीमित रह जाते हैं और संगठन का विकास रुक जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि डिसोनेंट स्टाइल्स का इस्तेमाल सावधानी से और केवल विशेष परिस्थितियों में ही करना चाहिए। अगर लीडर इन शैलियों पर अधिक निर्भर हो जाए, तो यह संगठन की ऊर्जा को खत्म कर देता है। लेखक यह भी बताते हैं कि डिसोनेंस केवल टीम के मनोबल को ही नहीं गिराता,
बल्कि लंबे समय में संगठन की संस्कृति को भी नष्ट कर देता है। एक लीडर की असली सफलता इस बात में है कि वह समझे कि कब किस स्टाइल का प्रयोग करना है और किस हद तक करना है। चैप्टर 6 द डायमेंशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इस चैप्टर में लेखक इमोशनल इंटेलिजेंस की गहराई और उसके अलग अलग आयामों को विस्तार से समझाते हैं। पहले चैप्टर्स में हमने देखा था कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 4 मुख्य हिस्से हैं: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन इस चैप्टर में लेखक हर हिस्से को और अधिक विस्तार से खोलते हैं और बताते हैं कि एक सफल लीडर को इन सभी क्षमताओं में महारत हासिल करनी होती है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें समझना और यह जानना कि वे हमारे विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। एक लीडर जो अपनी भावनाओं से वाकिफ नहीं है, वह अनजाने में गुस्से, डर या निराशा से निर्णय ले सकता है। इसके विपरीत एक आत्म जागरूक लीडर अपनी भावनाओं को देखकर समझ सकता है कि किस समय उसे धैर्य रखना है और किस समय दृढ़ता से कदम उठाना है। सेल्फ मैनेजमेंट वह क्षमता है जिससे लीडर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है और उन्हें सकारात्मक दिशा में ले जाता है। जब लीडर तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी शांत रह पाता है, तो वह टीम के लिए एक आदर्श बनता है। इसका मतलब यह नहीं कि लीडर अपनी भावनाओं को दबा दे, बल्कि यह कि वह उन्हें सही समय पर और सही ढंग से व्यक्त करना सीखे। यह गुण लीडर को भरोसेमंद और स्थिर बनाता है। सोशल अवेयरनेस का संबंध दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील होने से है। इसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति सबसे महत्वपूर्ण है। जब लीडर टीम के सदस्यों की भावनाओं को समझता है, उनकी समस्याओं को सुनता है और उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, तो टीम में विश्वास और सम्मान बढ़ता है। यह गुण लीडर को एक इंसानियत से भरे मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट वह क्षमता है जिससे लीडर टीम के साथ मजबूत और प्रेरणादायक रिश्ते बनाता है। इसमें प्रेरित करना, संघर्षों को सुलझाना, स्पष्ट संचार करना और सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है। एक लीडर जो अच्छे रिश्ते बना सकता है, वह न केवल टीम को एकजुट रखता है, बल्कि उन्हें संगठन के बड़े विजन के साथ जोड़ने में भी सफल होता है। लेखक बताते हैं कि ये सभी आयाम केवल थ्योरी नहीं हैं, बल्कि इन्हें रोजमर्रा के व्यवहार में उतारना पड़ता है। महान लीडर वही है जो हर दिन अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं पर ध्यान देता है और इस जागरूकता को अपने निर्णयों और कार्यों में शामिल करता है। चैप्टर 7 द रेजोनेंट लीडर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सच्चा लीडर केवल आदेश देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह अपनी टीम की धड़कनों के साथ तालमेल बैठाने वाला इंसान होता है। ऐसा लीडर अपनी टीम के भीतर एक रेजोनेंस यानी भावनात्मक सामंजस्य पैदा करता है। जब लीडर टीम की भावनाओं से जुड़ता है, उन्हें समझता है और उनकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाता है, तो पूरी टीम एक स्वर में काम करने लगती है। लेखक इसे उस स्थिति से तुलना करते हैं जब कोई ऑर्केस्ट्रा एक ही धुन में बजता है और हर वाद्य यंत्र दूसरों के साथ तालमेल में होता है। रेजोनेंट लीडर वह होता है जो एम्पैथी और ऑथेंटिसिटी के साथ नेतृत्व करता है। वह केवल शब्दों से प्रेरित नहीं करता, बल्कि अपनी मौजूदगी, अपने व्यवहार और अपनी ईमानदारी से लोगों को प्रभावित करता है। उसकी टीम यह महसूस करती है कि लीडर उनकी परवाह करता है, उनकी भावनाओं को महत्व देता है और उन्हें एक उद्देश्य से जोड़ रहा है। इसका असर यह होता है कि टीम के लोग लीडर पर भरोसा करते हैं और स्वेच्छा से उसके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रेजोनेंट लीडर बनने के लिए लीडर को सबसे पहले अपनी सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट पर काम करना होता है। यदि लीडर अपनी ही भावनाओं से अनजान है या उन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, तो वह दूसरों से तालमेल नहीं बिठा सकता। जब लीडर अपनी भावनाओं पर संतुलन बनाए रखता है, तब वह टीम के मूड को भी समझ पाता है और उसे सही दिशा दे पाता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि रेजोनेंस का प्रभाव केवल व्यक्तिगत संबंधों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संगठन की संस्कृति और परफॉर्मेंस पर भी असर डालता है। जब लीडर और टीम के बीच सामंजस्य होता है,
तो टीम अधिक क्रिएटिव, इनोवेटिव और ऊर्जावान होती है। इसके विपरीत अगर लीडर टीम से डिस्कनेक्ट हो जाता है तो धीरे धीरे विश्वास खत्म हो जाता है और संगठन की प्रगति रुक जाती है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है कि महान लीडर वह है जो अपनी टीम की भावनाओं से जुड़कर उन्हें अपने विजन के साथ जोड़ता है। ऐसा लीडर केवल लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करता बल्कि लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। चैप्टर 8 द इमोशनल रियलिटी ऑफ टीम्स। इस चैप्टर में लेखक यह बताते हैं कि एक टीम केवल व्यक्तियों का समूह नहीं होती बल्कि उसकी अपनी भावनात्मक वास्तविकता होती है। टीम का सामूहिक मूड, उसका माहौल और उसकी ऊर्जा उस टीम के हर सदस्य के कामकाज और सोचने की क्षमता पर गहरा असर डालते हैं। लेखक इस विचार को टीम क्लाइमेट कहते हैं। जब टीम का इमोशनल क्लाइमेट सकारात्मक होता है तो सदस्य सहयोगी, प्रेरित और उत्साही रहते हैं। लेकिन जब माहौल नकारात्मक हो जाता है तो सदस्य तनावग्रस्त, निराश और अलग-थलग महसूस करने लगते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि टीम का इमोशनल माहौल अक्सर लीडर से प्रभावित होता है। अगर लीडर शांत, आत्मविश्वासी और प्रेरणादायक है तो पूरी टीम भी वैसी ही बनती है। वहीं अगर लीडर असुरक्षित, गुस्सैल या निराश है तो यह नकारात्मकता पूरी टीम में फैल जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि इंसान का दिमाग भावनाओं को पकड़ने और फैलाने के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। इसी वजह से एक व्यक्ति का मूड पूरी टीम को प्रभावित कर सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि टीम के भीतर सकारात्मक भावनात्मक वास्तविकता बनाने के लिए लीडर को कुछ खास कदम उठाने पड़ते हैं। सबसे पहले उसे टीम के भीतर भरोसे का माहौल बनाना होता है। जब सदस्य महसूस करते हैं कि वे सुरक्षित हैं और उनकी राय का सम्मान होता है तो वे अधिक खुलेपन से अपने विचार साझा करते हैं। दूसरा, लीडर को टीम की सफलताओं को पहचानना और उन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए। इससे टीम का आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ता है। तीसरा, टीम के भीतर उत्पन्न होने वाले संघर्षों को संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ हल करना चाहिए ताकि नकारात्मकता पनपने न पाए। लेखक यह भी कहते हैं कि टीम की भावनात्मक वास्तविकता का सीधा असर उसके परिणामों पर पड़ता है। एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल वाली टीम न केवल बेहतर परफॉर्म करती है बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ सफलता भी लाती है। वहीं नकारात्मक माहौल वाली टीम धीरे धीरे टूटने लगती है और संगठन के लिए बोझ बन जाती है। इस चैप्टर का सार यही है कि टीम का मूड कोई मामूली चीज नहीं है। यह टीम की असली ताकत या कमजोरी तय करता है। इसलिए लीडर की यह जिम्मेदारी है कि वह टीम के भीतर सकारात्मक भावनात्मक वास्तविकता बनाए और उसे बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करता रहे। चैप्टर 9 रियलिटी एंड द विजन। इस चैप्टर में लेखक यह समझाते हैं कि एक लीडर के लिए केवल सपने देखना या बड़ा विजन प्रस्तुत करना काफी नहीं होता बल्कि उसे वास्तविकता से जोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। विजन और वास्तविकता का यह संतुलन ही लीडरशिप की असली परीक्षा है। एक और लीडर को भविष्य की एक प्रेरणादायक तस्वीर बनानी होती है ताकि टीम के लोग उसमें अपनी जगह देख सकें और उस दिशा में बढ़ने के लिए उत्साहित हों। दूसरी ओर उसे यह भी समझना होता है कि वर्तमान की सीमाएं, चुनौतियां और सच्चाइयां क्या हैं। अगर लीडर केवल विजन पर जोर देता है लेकिन वास्तविकता की अनदेखी करता है तो टीम निराश और असुरक्षित महसूस करने लगती है। इसके विपरीत अगर लीडर केवल कठिनाइयों और सीमाओं पर ध्यान देता है तो टीम के पास आगे बढ़ने की ऊर्जा और उम्मीद नहीं बचती। लेखक इसे टेंशन ऑफ रियलिटी एंड विजन कहते हैं, यानी यह खिंचाव कि एक ओर हमें जो है उसे स्वीकार करना है और दूसरी ओर जो होना चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत करनी है। एक महान लीडर यह खिंचाव संतुलित करता है। वह टीम को यह बताता है कि हाँ, हमारी वर्तमान स्थिति कठिन है लेकिन हमारे पास यह क्षमता है कि हम इन चुनौतियों को पार करके उस बड़े विजन तक पहुंच सकते हैं। वह भविष्य की तस्वीर को इतना जीवंत और आकर्षक बनाता है कि टीम के सदस्य उसमें खुद को देख सकें और महसूस कर सकें कि उनकी मेहनत उस भविष्य को साकार करेगी। इस चैप्टर में कई उदाहरण दिए गए हैं कि कैसे कुछ लीडर्स ने अपनी टीम को बहुत कठिन परिस्थितियों में भी संभाला क्योंकि उन्होंने वास्तविकता को छुपाया नहीं बल्कि ईमानदारी से सामने रखा
और साथ ही भविष्य के प्रति आशा और दिशा भी दी। लेखक यह भी बताते हैं कि विजन केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे रोजमर्रा की गतिविधियों में पिरोना जरूरी है। लीडर को लगातार टीम को यह याद दिलाना चाहिए कि उनका हर कदम उस बड़े विजन की ओर है। जब यह संतुलन सही तरीके से किया जाता है तो टीम न केवल कठिनाइयों का सामना करती है, बल्कि उनमें से सीखकर और मजबूत होकर बाहर निकलती है। चैप्टर 10 क्रिएटिंग सस्टेनेबल चेंज। इस चैप्टर में लेखक यह समझाते हैं कि असली लीडरशिप केवल अल्पकालिक परिणाम लाने में नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ बदलाव सस्टेनेबल चेंज लाने में होती है। एक लीडर को यह समझना चाहिए कि किसी भी संगठन में बदलाव लाना केवल नई नीतियां या प्रक्रियाएं लागू करना नहीं है, बल्कि यह लोगों की भावनाओं, आदतों और संस्कृति को बदलना है। टिकाऊ बदलाव तभी संभव है जब लोग उसे अपनी सोच और दिल से स्वीकार करें। लेखक बताते हैं कि बदलाव की प्रक्रिया में अक्सर डर, असुरक्षा और विरोध सामने आता है। लोग पुराने तरीकों में सुरक्षित महसूस करते हैं और नए तरीकों को अपनाने से हिचकिचाते हैं। यहां लीडर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसे टीम को यह समझाना होता है कि बदलाव क्यों जरूरी है और यह उनके और संगठन के लिए किस तरह फायदेमंद होगा। लेकिन यह काम केवल तर्कों और आंकड़ों से नहीं होता, बल्कि भावनात्मक स्तर पर जुड़ाव से होता है। जब लीडर यह दिखाता है कि वह खुद बदलाव को अपनाने के लिए तैयार है और टीम के साथ खड़ा है, तो लोग धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगते हैं और नए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि टिकाऊ बदलाव लाने के लिए स्मॉल विंस यानी छोटे छोटे सफलताओं का निर्माण करना बेहद जरूरी है। जब टीम छोटे कदमों में सफलता देखती है तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे बड़े लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसके साथ ही लीडर को लगातार विजन की याद दिलाते रहना चाहिए, ताकि लोग यह महसूस करें कि उनकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। लेखक यह भी जोर देते हैं कि टिकाऊ बदलाव केवल बाहर से थोपी गई चीज नहीं हो सकती। यह तभी सफल होगा जब लोग इसे भीतर से महसूस करेंगे और अपनी पहचान का हिस्सा बनाएंगे। इसके लिए लीडर को ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें लोग खुलकर विचार रखें, प्रयोग करें, गलती से सीखें और खुद को बेहतर बनाते जाएं। इस चैप्टर का मूल संदेश यह है कि टिकाऊ बदलाव लाने के लिए लीडर को धैर्य, संवेदनशीलता और निरंतरता दिखानी पड़ती है। बदलाव की प्रक्रिया एक यात्रा है, कोई त्वरित समाधान नहीं। असली लीडर वही है जो इस यात्रा में अपनी टीम के साथ चलता है और उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि बदलाव न केवल संभव है, बल्कि उनके भविष्य के लिए अनिवार्य भी है। चैप्टर 11 द न्यूरो एनाटॉमी ऑफ लीडरशिप। इस चैप्टर में लेखक डैनियल गोलमैन लीडरशिप को सिर्फ व्यवहारिक और भावनात्मक स्तर पर नहीं, बल्कि न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से समझाते हैं। वे बताते हैं कि दिमाग के अलग अलग हिस्से जैसे लिम्बिक सिस्टम, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और मिरर न्यूरॉन्स हमारी लीडरशिप क्षमता पर गहरा असर डालते हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारी भावनाओं का केंद्र है। यह हमारी खुशी, गुस्से और डर जैसी भावनाओं को नियंत्रित करता है। एक लीडर जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकता है और दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, वह अपनी टीम में स्थिरता और भरोसा पैदा करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो हमारी निर्णय लेने की क्षमता, रणनीतिक सोच और नैतिक निर्णयों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि बेहतरीन लीडर्स कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित निर्णय लेते हैं। मिरर न्यूरॉन्स का रोल भी अहम है। ये हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में सक्षम बनाते हैं। जब लीडर खुद पॉजिटिव रहता है तो उसकी टीम भी वैसी ही ऊर्जा को अपनाती है। लेखक विस्तार से समझाते हैं कि दिमाग की ये संरचनाएं लीडरशिप के हर स्तर पर सक्रिय रहती हैं, चाहे वह टीम को मोटिवेट करना हो, संघर्षों को सुलझाना हो या किसी मुश्किल परिस्थिति में शांति बनाए रखना हो। साथ ही रिसर्च यह दिखाती है कि वे लीडर्स जो अपने दिमाग की इस कार्य प्रणाली को समझते हैं और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करते हैं, वे लंबे समय तक प्रभावशाली बने रहते हैं। इस तरह न्यूरोएनाटॉमी यह साबित करती है कि लीडरशिप सिर्फ एक व्यवहार नहीं, बल्कि हमारे मस्तिष्क की गहराई में जड़ें जमाए हुई एक क्षमता है। चैप्टर 12
द लीडरशिप ऑफ द फ्यूचर। इस आखिरी चैप्टर में गोलमैन भविष्य की लीडरशिप का विजन प्रस्तुत करते हैं। वे बताते हैं कि आने वाले समय में लीडरशिप का मॉडल पारंपरिक आदेश देने और नियंत्रण करने वाले ढांचे से हटकर सहयोग, नवाचार और सहानुभूति पर आधारित होगा। भविष्य का लीडर वह होगा जो सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि दिल से नेतृत्व करेगा। तकनीक, ग्लोबलाइजेशन और बदलती सामाजिक संरचनाएं लीडरशिप की चुनौतियों को और जटिल बना रही हैं। ऐसे माहौल में केवल वही लीडर्स सफल होंगे जो अपनी टीम को भावनात्मक रूप से जोड़ पाएंगे और उन्हें उद्देश्य की गहरी भावना देंगे। भविष्य की लीडरशिप का फोकस इस बात पर होगा कि लोग केवल अपने काम से नहीं बल्कि संगठन के मिशन से जुड़ाव महसूस करें। लेखक कहते हैं कि नई पीढ़ी के लीडर्स को पारदर्शिता, ईमानदारी और विश्वास पर अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही वे यह भी समझाते हैं कि भविष्य की दुनिया में वर्चुअल टीम्स, मल्टीकल्चरल ग्रुप्स और लगातार बदलते बाजारों के साथ तालमेल बिठाना लीडरशिप का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एक सफल लीडर को न सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस में माहिर होना पड़ेगा बल्कि उसे लगातार सीखते रहना होगा और अपनी टीम को भी सीखने के लिए प्रेरित करना होगा। इस तरह गोलमैन भविष्य की लीडरशिप को एक ऐसे मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो इंसानियत, करुणा और सहयोग पर आधारित होगा। यह संदेश किताब के अंतिम पन्नों पर एक गहरी समझ छोड़ता है कि असली लीडरशिप वही है जो न केवल वर्तमान को दिशा दे बल्कि भविष्य को भी उज्जवल बनाए। इस पूरी यात्रा में हमने देखा कि असली लीडरशिप किसी पद, शब्दों या रणनीति से अधिक हमारी भावनात्मक समझ और उसे प्रबंधित करने की क्षमता पर टिकी होती है। प्राइमल लीडरशिप हमें यह सिखाती है कि जो नेता अपनी और दूसरों की भावनाओं के साथ सजग तरीके से जुड़ता है वही अपनी टीम में स्थायी ऊर्जा, भरोसा और रचनात्मकता पैदा कर पाता है। पुस्तक ने रेजोनेंस और डिसोनेंस का जो फर्क बताया है वह सिर्फ शब्दों का विवेचन नहीं बल्कि रोजमर्रा के रिश्तों, कामकाजी माहौल और हमारी निजी जिंदगी के व्यवहार का व्यावहारिक मानचित्र है। जब हम समझते हैं कि हमारे छोटे छोटे इशारे, स्वर का टोन, मुंह का मुस्कान या झुर्रियां कितनी जल्दी दूसरे लोगों के दिमाग और दिल तक पहुंच जाती हैं, तब हम देख पाते हैं कि लीडरशिप का असर जैविक और न्यूरोलॉजिकल स्तर तक फैला होता है। पुस्तक ने 6 प्रकार के लीडरशिप स्टाइल्स का रेपर्टोयर दर्शाया और यह स्पष्ट किया कि महानता किसी एक शैली में नहीं बल्कि उस लचीलेपन में है जिससे लीडर हर परिस्थिति के अनुसार सही तरीका अपनाए। एक ही समय पर विजनरी होना, कोचिंग करना, रिश्तों को महत्व देना या कठिन समय में निर्णायक बनना, ये सभी क्षमताएं मिलकर ही स्थायी प्रभाव बनाती हैं। डिसोनेंट शैलियां वह जिनसे डर, नियंत्रण और थकान फैलती है। उन्होंने हमें सतर्क किया कि केवल परिणाम के पीछे भागना किस तरह संगठन की आत्मा और लोगों की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के आयाम, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस और रिलेशनशिप मैनेजमेंट को लेखक ने न केवल परिभाषित किया बल्कि रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे उतारना है इसकी व्यावहारिक समझ भी दी है। जब कोई लीडर अपनी भावनाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित कर पाता है, दूसरों की भावनाओं में सहानुभूति दिखा पाता है और रिश्तों को संवेदनशीलता से मैनेज कर पाता है, तभी संगठन का इमोशनल क्लाइमेट सकारात्मक बनता है और टिकाऊ सफलता की जमीन तैयार होती है। पुस्तक ने छोटे छोटे विजनरी कदमों, स्मॉल विंस के महत्व और बदलती दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पर खास जोर दिया, यह समझाते हुए कि वास्तविक दीर्घकालिक परिवर्तन केवल नीतियों से नहीं बल्कि लोगों के अंदर होने वाले बदलाव से आता है। अंततः यह पुस्तक हमें एक मानवीय संदेश देती है। भले आप शहर की तेज रफ्तार में हों या गांव की सादगी में, इंसानी भावनाएं और उन भावनाओं का आदर हर जगह समान महत्व रखता है। एक अच्छा लीडर वही है जो लोगों को सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद और अपनापन के साथ जोड़ सके। हिंदी ऑडियो बुक चैनल का मकसद यह है कि हर कहानी, हर विचार और हर किताब को आप तक ऐसी भाषा और आवाज में पहुंचाया जाए कि वह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। चाहे आप शहर की भीड़ डच में ऑटो की खिद्दाकी से बाहर देख रहे हों या गांव के आंगन में शाम की हवा में बैठे हों, हम यहाँ किताबों को केवल सुनाते नहीं, हम उन्हें आपकी जुबान, आपकी भावनाओं
और आपकी जगह के हिसाब से ढालकर सुनाते हैं ताकि हर वाक्य में अपनापन महसूस हो। हमारी नरेशन सहज, समझने में सरल और दिल तक पहुंचने वाली है। आवाज में ऐसा लय और ऐसा पॉजेस होता है कि आप हर किस्से का एक हिस्सेदार महसूस करें। यह चैनल विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो समय के साथ साथ सीखना चाहते हैं। ऑफिस में, लंच ब्रेक में, खेत में, शाम की हल्की रोशनी में, बस या ट्रेन की यात्रा में हमारी आवाज आपको ऐसे माहौल में साथ देगी जहां आप आराम से सुन सकें, सोच सकें और अपने अनुभवों से उसे जोड़ सकें। हिंदी ऑडियो बुक पर हम किताबों की सार संक्षेप कहानियां, विवरणात्मक एक्सप्लेनेशंस और क्यूरेटेड ऑडियो स्क्रिप्ट्स लाएंगे जो सरल भाषा में हों, जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस, लीडरशिप, स्व विकास और जीवन के छोटे बड़े सबक शामिल हों। हमारा अंदाज व्यक्तिगत और समुदाय समर्थक होगा ताकि शहर और गांव दोनों की दुनिया के लोग यहां अपना जुड़ाव महसूस कर सकें। यहां हर एपिसोड में भाषा और पिच का खास ध्यान रखा जाता है ताकि सुनने वाले को लगे कि बात किसी परिचित से हो रही है, किसी ऐसे दोस्त से जो आपके शहर और गांव दोनों की जुबान समझता है और जिसे आपकी दिक्कतें, खुशियां और सपने पता हैं। अंत में हमारा यही उद्देश्य है कि आप हर एपिसोड के बाद थोड़ा हल्का, थोड़ा प्रेरित और ज्यादा समझदार महसूस करें। हमारी चाहत है कि हिंदी ऑडियो बुक आपके रोजमर्रा के सफर का एक अपनापन भरा साथी बने।